मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, मेरा नाम है कथन द्विवेदी और आज इट्स ए कैडी टॉक शो के इस वीडियो के ज़रिए हमने कोशिश की है कि आपको इरफान खान के जीवन के कुछ जाने और अनजाने पहलुओं से रूबरू करा सकें। दोस्तों, इरफान खान का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में। मूलतः टोंक के रहने वाले इरफान खान का घर जयपुर के सुभाष चौक में था और इसी घर में उनका बचपन भी गुजरा था। बचपन से ही वो नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, फारूक शेख और ओमपुरी की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं की फिल्में उन्हें देखना ज़्यादा पसंद भी आता था। इरफान को पतंगबाजी में भी काफ़ी दिलचस्पी थी और यही वो कारण था कि एक स्टार बन जाने के बाद भी वो वक्त निकाल के जयपुर में खास तौर पर पतंगबाजी के लिए ज़रूर जाया करते थे। पतंगबाजी के अलावा इरफान को क्रिकेटर का भी बड़ा शौक था। क्रिकेटर बनना तो उनका बचपन से ही सपना था। शायद आपको ये पता ना हो कि इरफान का सिलेक्शन सी.के. नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट में हो गया था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो उसमें हिस्सा नहीं ले पाए और उन्हें तब हमेशा के लिए क्रिकेट छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, तब उन्होंने क्रिकेट छोड़ एक्टिंग को अपना सपना बनाया, लेकिन 19 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनका देहांत होते ही परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई। वो दिल्ली जाना चाहते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहाँ जाके एक्टिंग का कोर्स करना चाहते थे, सीखना चाहते थे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते जिम्मेदारी के चलते ये असमंजस में पड़ गए कि पारिवारिक दुकान संभालें या दिल्ली जाएं। तब उनके छोटे भाई ने उनसे दिल्ली जाने का आग्रह किया और खुद पारिवारिक दुकान संभाली और परिवार की भी जिम्मेदारी संभाली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में भी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस अपने आप में ही किताबों में, स्क्रिप्ट में हमेशा खोए रहते थे। एक दिन हुआ यूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर का आना हुआ और उन्होंने अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे के लिए इरफान को चुना। इरफान को तब लगा मानो उनकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पन्ने की लिखावट अब शुरू हो गई है, लेकिन बाद में उनकी भूमिका को फिल्म एडिटिंग के वक्त में काट दिया गया, जिसके चलते इरफान खान को बेहद दुख हुआ और लगा कि शायद फिल्मों की राह अब इतनी आसान नहीं है उनके लिए। इसके बाद हालांकि उन्होंने 1989 में बासु चटर्जी की फिल्म कमला की मौत में एक छोटा सा किरदार ज़रूर निभाया और उसके बाद वो 90 के दशक में भी कई अन्य फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन वो फिल्में ना ही किसी का ध्यान खींच पाई और ना ही इरफान को शोहरत दिला पाई। उनका मन भले ही फिल्मों में था, पर इसी बीच उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कई यादगार किरदार निभाए, जिसमें चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता, श्रीकांत, स्टार बेस्ट सेलर और स्पर्श जैसे मशहूर धारावाहिक शामिल थे। अपने 20s वाले उम्र के उस पड़ाव में जहां वो अंदर से मायूस थे, फ्रस्ट्रेटेड थे फिल्मों में काम ना मिलने से, उस दौर में भी छोटे पर्दे पर निभाया गया हर किरदार उनका यादगार बनता जा रहा था। उनके दमदार अभिनय की झलक तो वहीं दिखाई दे गई थी जब 91 में अली सरदार जाफरी द्वारा निर्मित कहकशां में प्रसिद्ध क्रांतिकारी उर्दू कवि और भारत के मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ता मखदूम मोइनुद्दीन की भूमिका उन्होंने निभाई थी और 95-96 में स्टार प्लस पर डर नामक एक श्रृंखला में के मेनन के सामने एक साइको सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, छोटे पर्दे की शोहरत तब और बढ़ने लगी थी जब 94 में उन्होंने चंद्रकांता में और 95 में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर धारावाहिक बनेगी अपनी बात में ऐसे रोल निभाए थे जिसकी यादें उस वक्त के दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बनेगी अपनी बात एक ऐसा धारावाहिक था जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उसने भारतीय सिनेमा को कई नामी और दिग्गज कलाकार दिए थे। 99 में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले स्टार बेस्ट सेलर्स में इरफान के दोस्त दिग्मांशु धुलिया के निर्देशन में बना एपिसोड एक शाम की मुलाकात का वो दुकानदार वाले इरफान खान का रोल भला कौन भूल सकता है। 10 साल तक बॉलीवुड में एक बड़े नाम का इंतजार करते करते कई असफल फिल्मों के बाद सफलता की हवा तब बदली जब 2001 में लंदन स्थित निर्देशक आसिफ कपाड़िया ने उन्हें द वॉरियर में मुख्य भूमिका दी। एक ऐतिहासिक फिल्म थी जिसकी शूटिंग हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 11 सप्ताह में पूरी हुई थी। 2001 में द वॉरियर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया, जिससे इरफान खान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाना माना चेहरा बन गए थे। लेकिन एक अच्छे किरदार के इंतजार का संघर्ष अब भी जारी था। उन्हें अब भी ऐसे किरदार का इंतजार था जिससे वो भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बना सकें। दोस्तों, तब सामने आए उनके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वक्त के दोस्त दिग्मांशु धुलिया, जिन्होंने उन्हें एक बार फिर से कास्ट किया 2003 की उनकी फिल्म हासिल में, और यही वो फिल्म थी जिसने इरफान को बेस्ट विलन का अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। अभिनय का एक और लाजवाब मौका आया 2004 में विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल में, जहां उन्होंने बॉलीवुड के मंजे हुए सितारे जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर के सामने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और यहीं से अब वो एक जाना पहचाना नाम बन गए थे, हिंदी सिनेमा के इरफान खान बन गए थे। दोस्तों, 2005 में उन्हें बॉलीवुड के करियर का उनका पहला लीड रोल मिला फिल्म रोग में।
उस वक्त उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक क्रिटिक ने लिखा कि इरफान की आंखें उनके शब्दों की तुलना में ज़्यादा बोलती हैं और हर बार जब वह फ्रेम में होते हैं वह एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता दिखाते हैं। उसके बाद 2007 में आई उनकी फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, जिसे निर्देशित किया था अनुराग बासु ने। फिल्म में एक लंबी स्टार कास्ट होने के बावजूद उनकी और कोंकणा सेन की केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रही और अपनी इसी भूमिका के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्मों में भी तारीफें बटोरी थी, जैसे मीरा नायर की द नेमसेक, अ माइटी हार्ट, द दार्जिलिंग लिमिटेड। वर्ष 2011 में अदाकारी के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कहते हैं कि बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था जब इरफान खान फ्रस्ट्रेट होकर वापस राजस्थान जाना चाहते थे। तब उनके दोस्त तिग्मांशु धुलिया ने एक बार फिर उनका हाथ थामा और उन्हें ये कह के रोक दिया था कि जयपुर ज़रूर जाना, लेकिन एक नेशनल अवार्ड लेने के बाद। और फिर 2012 में आया इरफान के करियर की सफलता का सबसे बड़ा मोड़, वही तिग्मांशु की फिल्म पान सिंह तोमर के साथ, जिसने उनके जीवन के अध्याय का एक यादगार पन्ना लिख दिया था। एक फौजी से एक खिलाड़ी और खिलाड़ी से चंबल का बागी बनने का ये किरदार फाइनली उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लेकर आया। पता है दोस्तों, पान सिंह तोमर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में पूरे 8 साल लग गए थे। एक इंटरव्यू में खुद इरफान ने यह बताया था कि उनके लिए सबसे गर्व की बात यही थी कि इनके दोस्त और इस फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु ने यह रोल खास इरफान खान को ध्यान में रख के ही लिखा था। 2012 में ही एंग्री के द्वारा निर्देशित क्रिटिकली और कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म लाइफ ऑफ पाई में अभिनय करके उन्होंने सफलता का एक और नया अध्याय लिखा था। इस फिल्म को एकेडमी अवार्ड्स में 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया था। दोस्तों, 2013 में एक और सफल फिल्म द लंच बॉक्स के रूप में उन्होंने दी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ बहुत ही साधारण कहानी को उन्होंने एक दिलचस्प एंटरटेनर बना दिया और ये फिल्म उस वक्त तक उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस दौरान उन्हें मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन की इंटरस्टेलर में रोल ऑफर हुआ था, लेकिन लंच बॉक्स की शूटिंग के चलते उन्होंने उस रोल को ठुकरा दिया था। इससे ये पता चलता है कि इरफान को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डायरेक्टर बड़ा है या छोटा, फिल्म बड़ी है या छोटी। बस वो इतना जानते थे कि जो रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया है उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाना है। फिर 2014 में फिल्म हैदर में एक छोटा लेकिन दमदार किरदार निभाने के बाद फिर 2015 में वो वर्ष आया जब उन्हें मौका मिला फिल्म जगत के सबसे बड़े नामों के साथ काम करने का। इस साल अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण के साथ पिकू, मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी तलवार, ऐश्वर्या राय के साथ जज्बा और अमेरिकन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में उनकी भूमिकाओं ने उनकी अदाकारियों को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। दोस्तों, यहाँ आपको यह जान के हैरानी होगी कि 94 में जब जुरासिक पार्क आई थी तब उसे देखने के लिए इरफान के पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन उसी सीरीज़ की जुरासिक वर्ल्ड जब 2015 में आई तो उसमें उन्होंने उस पार्क के ओनर का किरदार निभाया और शायद इसी को कहते हैं परिश्रम से किस्मत को बदलना। फिर 2016 में आई उनकी फिल्म मदारी, जहां इरफान ने अपने बेटे के मरने का गम कुछ इस तरह व्यतीत किया था कि वो दृश्य न जाने कितने ही दर्शकों की आंखों में आंसू ले आया था। 2017 में फिर आई उनके करियर की सभी फिल्मों से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म हिंदी मीडियम, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। शिक्षा जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर साकेत चौधरी की ये फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। फिल्म के क्लाइमैक्स में बोली गई इरफान की वो टूटी फूटी अंग्रेजी में वो स्पीच, उसको तो शायद ही कोई भुला पाएगा। उनकी जिंदगी में साल 2018 काफ़ी उथल पुथल लेकर आया। इसी वर्ष इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला और यही वो वर्ष था जिसने उन्हें जीवन में सबसे दुखद अध्याय दिखाया। लेकिन इस बीमारी से घबराने की बजाय उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों को उनकी बीमारी के बारे में बताया। उनकी बीमारी के बाद रिलीज हुई ब्लैकमेल और कारवां को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और खूब प्यार दिया। उनकी अंतिम उपस्थिति के रूप में 2020 में अंग्रेजी मीडियम से उनका नाम सदैव के लिए जिंदा रह गया। दोस्तों, उनकी पत्नी सिकंदर ने उनके बारे में कहा था कि वे हमेशा बहुत ही फोकस रहा करते थे। जब भी वो घर आते थे तो वह सीधे बेडरूम में जाके अपने फर्श पे बैठ के किताबें पढ़ने लग जाया करते थे। उनका परफेक्शन इतना था कि जब 95 में बनेगी अपनी बात के एक एपिसोड का उन्होंने निर्देशन किया था तब उन्होंने उनकी पत्नी से उसे 11 बार रीराइट करवाया था और एक बार तो एक सीन को समझने के लिए उनकी पत्नी को मुंबई के एक पुलिस स्टेशन तक ले गए थे। कहते हैं इरफान ने कभी ये नहीं देखा कि फिल्म में उनका रोल लंबा है या छोटा, डायरेक्टर कौन है, उनके साथी कलाकार कौन है। वो बस फोकस करते थे तो अपनी अदाकारी पे। हर पात्र चाहे छोटा हो या बड़ा
वो पूरी निष्ठा के साथ उसे समझते थे और फिर उसे परफॉर्म करते थे। दोस्तों, बेशक किरदार बनाने का काम होता है एक डायरेक्टर का, लेकिन उसे यादगार करने का काम होता है एक कलाकार का। और यही खासियत थी इरफान की कि उन्होंने अपने हर किरदार को कुछ यूँ निभाया कि उसे यादगार बना दिया। ये उनकी अजब अविश्वसनीय अदाकारी ही थी कि उनके जाने के बाद राजनीति, खेल, सिनेमा, हर क्षेत्र के हर शख्स ने उनको तहे दिल से भारी शब्दों के साथ श्रद्धांजलि दी। न दिखने में, न डांस में, ना कोई हीरो टाइप शरीर की बनावट, लेकिन फिर भी इस ज़माने में इरफान खान ने अपनी अगर जगह बनाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे। अपने जीवन में एक सच्चे वॉरियर बन के उभरने वाले इरफान अंत में लेकिन कैंसर से जंग हार गए। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरता है दोस्तों, बस मर जाना पड़ता है। यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यदि वो अपना जीवन पूरा कर पाते, या शायद यूँ कहें कि थोड़ा और जी पाते, क्योंकि जीवन पूरा करने की तो कोई सीमा होती ही नहीं है, तो शायद सिनेमा जगत के इतिहास में कई और ऐसी फिल्मों का रिकॉर्ड बना जाते इरफान कि जिसे तोड़ना आने वाले वक्त में किसी कलाकार के बस में नहीं होता। इरफान खान अपनी पत्नी सुतबा सिकंदर से बेहद प्यार करते थे। अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की रिलीज़ के दौरान इरफान खान ने अपनी पत्नी के लिए कहा था कि अगर मुझे जीने का मौका मिलता है तो मैं अपनी पत्नी के लिए ही जीना चाहूँगा, क्योंकि वो ही मेरे जीवन में हर वक्त साथ खड़ी रही और वो ही मेरे जीने की वजह है। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और वो मौका दिए बिना ही इतना जल्दी इरफान को ऊपर बुला लिया और अंततः 29 अप्रैल 2020 को उन्हें अंतिम सांस लेने पर मजबूर कर दिया। आज ऐसा लग रहा है मानो कोई शख्स आया, आंखों से बोला और बस चला गया। पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बज रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई जिंदगी का किरदार अच्छे से निभा के चला गया है। RIP इरफान खान सर, विल ऑलवेज मिस यू। ये थी इट्स ए कैडी टॉक शो की टीम की तरफ से इरफान खान सर को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि।